नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर टॉप न्यूज पर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर राज्यसभा में भारी बवाल हुआ है। कांग्रेस पर भड़के जेपी नड्डा, कुणाल कामरा के सपोर्ट में उतरे हैं उद्धव ठाकरे। बोले गाने में कोई कमी नहीं, जो गद्दार है वो गद्दार है। कुणाल कामरा पर बरसे सीएम फडणवीस, बोले संविधान पढ़ा रही दूसरों की आजादी पर। राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला किया, बोले आरएसएस शिक्षा तंत्र को खा रहा है। तूफानी मूड में शेयर बाजार। वहीं दिल्ली से आ रहे विमान के शिमला में इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। तमाम बड़ी खबरें जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे, राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस शिक्षा के तंत्र को खत्म करने पर तुला है। आज हिंदुस्तान के सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर हैं। बहुत जल्द राज्यों की यूनिवर्सिटीज में भी वाइस चांसलर आरएसएस के ही होंगे। अगर सिस्टम इनके हाथ में गया तो सब खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे, जहां छात्रों से उन्होंने संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस शिक्षा के तंत्र को खत्म करने पर तुला है। आज हिंदुस्तान की सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर हैं। बहुत जल्द राज्यों की यूनिवर्सिटीज में भी वाइस चांसलर आरएसएस के ही दिखाई देंगे। अगर सिस्टम इनके हाथ में गया तो सब खत्म हो जाएगा। सरकार बेरोजगारी पर चुप है। देश को युवाओं को बेरोजगार बनाया जा रहा है। देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। हम छात्र हितों पर समझौता नहीं करेंगे। हम सभी को मिलकर इनसे लड़ना है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा प्रणाली पर बात करनी चाहिए, लेकिन उनका सिस्टम अंबानी अडानी को लेकर है। इंडिया अलायंस के तौर पर हमारे बीच में विचारधारा में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है। हम आरएसएस और उनकी विचारधारा को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में राहुल गांधी शामिल हुए और आरएसएस पर जमकर बरसे। इंडिया गठबंधन के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है। देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पे भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए। बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को
देश का धन दिलवाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना, इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। तो इंडिया अलायंस के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में जंतर मंतर पर पहुंचे राहुल गांधी और बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बीएसई का सेंसेक्स खुलने के साथ ही 500 अंक से ज्यादा उछला और दोपहर 12 बजे के आसपास ये करीब 1000 अंक पर चढ़ गया। इस बीच मुकेश अंबानी के रिलायंस से लेकर एनटीपीसी तक के शेयर रॉकेट बने नजर आए। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भी शेयर बाजार की शानदार शुरुआत हुई। बीते सप्ताह जबरदस्त बढ़त लेने के बाद आज जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलने के साथ ही 500 अंक से ज्यादा उछला और दोपहर 12 बजे के आसपास सेंसेक्स करीब 100 अंक की छलांग लगा गया। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी ओपन होते ही 150 अंक से ज्यादा की छलांग लगाई और फिर इसकी रफ्तार बढ़ती गई और ये 282 अंक उछल गया। इस बीच रिलायंस, कोटक बैंक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड से लेकर आरवीएनएल और आईआरईडीए के शेयर तेज रफ्तार से भागते हुए नजर आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सलमान खान और रश्मिका मंदाना पहली बार फिल्म सिकंदर में साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही 69 साल के सलमान के साथ 28 साल की रश्मिका को कास्ट करने पर लोगों ने मेकर्स पर सवाल उठाए थे। अब सलमान खान ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। दरअसल सलमान खान की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म सिकंदर का रविवार को मुंबई में ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था। इस इवेंट में सलमान से उनके और रश्मिका के बीच 31 साल के एज गैप को लेकर सवाल पूछा गया। जवाब देते हुए सलमान खान ने कहा, जब हीरोइन को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपको क्यों हो रही है? इनकी शादी होगी, बच्ची होगी तो उनके साथ भी काम करेंगे, मम्मी की परमिशन तो मिल ही जाएगी। इस बातचीत के दौरान सलमान खान ने रश्मिका मंदाना के काम की भी तारीफ की। बता दें, सलमान और रश्मिका के अलावा सिकंदर में काजल अग्रवाल, सत्यराज, सुनील शेट्टी, शर्मन जोशी और प्रतीक बब्बर भी नजर आएंगे। फिल्म 30 मार्च को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। तो सलमान खान ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। सिकंदर फिल्म में रश्मिका और दोनों के बीच एज गैप को लेकर कहा कि जब हीरोइन को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? रश्मिका की शादी होगी, बच्चे होंगे, उनके साथ भी काम करूंगा। इसी के साथ ही सलमान खान ने रश्मिका मंदाना के काम की भी तारीफ की। आपको बता दें, ये फिल्म सिकंदर 30 मार्च को यानी कि ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर 30 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। हालांकि फिल्म में रश्मिका और सलमान खान की एज गैप को लेकर ट्रोलर्स ने कई सवाल किए थे, जिस पर करारा जवाब सलमान खान ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदौर के देवी अहिल्या फल एवं सब्जी मंडी में बीते दिनों टमाटर की कीमत आसमान छू रही थी, जो अब जमीन पर आती नजर आ रही है। टमाटर व्यापारी फारूक रईन ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 महीने पहले तक टमाटर की किल्लत के चलते जो टमाटर 2000 से 2500 रुपये प्रति कैरेट के हिसाब से बिक रहे थे, वे अब 80 से 100 रुपये कैरेट के हिसाब से बिक रहे हैं। इसलिए इन दिनों किसान टमाटर को लेकर बहुत घाटे की स्थिति में है। उत्पादक क्षेत्र में उत्पादन ज्यादा होने से टमाटर के दाम धराशायी हुए हैं। सरकार को इसके भंडारण की उचित व्यवस्था करना चाहिए। टमाटर के दाम जैसे ही गिरे वैसे ही किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। व्यापारियों का कहना है कि जो टमाटर की कैरेट आज से 3 महीने पहले 2 से 2500 में बिक रही थी, वही अब 80 से 100 में बिक रही, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन के चलते टमाटर के दाम गिर रहे हैं। बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध है। जब टमाटर की किल्लत थी तब आसमान छू रहे थे टमाटर के दाम।
और कैरेट रोज ला रहे हैं, अच्छा, खर्च भी निकल रहा है। अब क्या 100 रुपये 120 में बिक रहा है और आधा खर्चा जा रहा है। मजदूरों के मजदूरी निकल रही बस। अच्छा। हमारे तो आशीर्वाद है बस। रेट दाम कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि 2 साल से पिटा रहा है किसान। और आज तो इस साल तो ये कंडीशन है कि 1 रुपया नहीं कमाया। लोन वो कर्जा नहीं देवा रहा, हमारे मजदूरों को पेंशन देवा रहे। जी। आवक बहुत है और त्योहार भी चल ही रहे हैं। आज दशा माता है, माल पड़ा हुआ है, कहीं भगोरिया होली भी थी और गर्मी है तो लाल भी बहुत हो जाता है, तो बाहर जाता नहीं लंबी दूर पे। अच्छा। तो सब माल यहीं पे खपत होता है, तो इतनी सेल है नहीं और आमदनी भी बहुत है। ऐसा इसलिए हो जाता है कि सब एक साथ फसल खत्म करते हैं, तो फिर जो कुछ किसान जो बाद में फसल लगाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत चांस मिल जाता है। बाकी अभी तो चांस मुश्किल है। टमाटर की आवक बहुत हो रही है, उत्पादन बहुत है टमाटर का। समझ लो 50-60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये कैरेट का टमाटर है। 2 से 3 रुपये किलो का टमाटर बिक्री आएगा। बाकी अन्य सब्जियां भी बहुत सस्ती हैं। कहाँ से आ रहे हैं इन दिनों टमाटर, कहाँ से आ रहा है? इंदौर में टमाटर लोकल आसपास जो होता हैगा, अपने 100-200 किलोमीटर के अंदर वहाँ से टमाटर आ रहा है। महाराष्ट्र से भी टमाटर आ रहा है। लेकिन क्या है कि उत्पादन हर जगह बहुत है। आपके पानी की व्यवस्था सरकार ने बहुत बढ़िया कर रखी है, उससे जो है इसका उत्पादन अच्छा हुआ हैगा। नहीं, मध्य प्रदेश सरकार को क्या, मध्य प्रदेश सरकार ने तो व्यवस्था अच्छी करी है। अब ये टाइम की बात है कि 80 रुपये किलो का, 100 रुपये किलो का भी उपभोक्ताओं ने खाया है। आज 3-4 रुपये किलो का भी खा रहे हैं। तब ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता हैगा। तो टमाटर के दाम गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ज़रूरत से ज़्यादा टमाटर का उत्पादन चिंता बढ़ा रहा है किसानों की, क्योंकि बाजार में आसानी से उपलब्ध है। और जो 3 महीने पहले टमाटर की किल्लत के चलते कैरेट 2 से 2,500 के बीच बिक रहे थे, वही अब 80 से 100 रुपये कैरेट बिक रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों ने भी चिंता जताई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन है, इस वजह से दाम गिर रहे हैं। और एक साथ जब फसल खत्म की जाती है उस समय इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है, जब तो दाम गिरने से किसानों को नुकसान हुआ है। लेकिन सागर के बंडा में कलयुगी बेटे ने पिता के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की और पिता की हत्या करने की भी कोशिश की है। दरअसल ये मामला बंडा थाने के जमुनिया गांव का बताया जा रहा है, जहां कलयुगी बेटे ने अपने पिता के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट करने के बाद पिता की हत्या करने का भी प्रयास किया। पीड़ित मुन्ना सिंह ने बताया कि संजय लोधी मेरा बड़ा बेटा है जो माता पिता की हत्या करने का प्रयास कर रहा है, जिसकी शिकायत वो थाने में पहले भी कर चुके हैं। ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से एक बेटा अपने पिता के साथ मारपीट कर रहा है और उन्हें मारने की भी कोशिश कर रहा है। पीड़ित का यह कहना है कि पहले भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। ये मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। बेरहमी से मारपीट और उसके बाद जान से मारने की कोशिश यह युवक करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी अपने पिता के साथ। बंडा थाने के जमुनिया गांव की ये घटना पूरी बताई जा रही है। हमारा बालक लड़ रहा तो घर के बाहर टूर रहा था, तो हमने उसको मना करी, तो ये के बाद नहीं टूर हुआ मरिया के तो लग पाए, वो हमें को मारने लगो। दारू खोरी करे सब मना करो तो बस गुस्सा हो जाता। आगे बढ़ेंगे। धामी सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गल्ला मंडी से गांधी पार्क तक भव्य रोड शो किया। सीएम के रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय जनता ने सीएम का स्वागत किया। रोड शो के बाद सीएम ने सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। तो रुद्रपुर में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर यह भव्य रोड शो का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो में शामिल हुए और हजारों की संख्या में लोग भी इस रोड शो में प्रतिभाग करते नजर आए। तो उत्तराखंड के धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते रुद्रपुर में भी भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी जिसमें शामिल हुए, उनके साथ बड़ी संख्या में लोग भी इस रोड शो का हिस्सा बने। सेवा, सुशासन और विकास की बात करते सीएम पुष्कर सिंह धामी पर नजर आए।
उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाली संस्थाओं को इस साल SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देहरादून में SDG अचीवर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान CM धामी ने कई संस्थाओं को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। CM ने कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जो भी इस सरकार के कार्यकाल के समय में योजनाएं शुरू की गई हैं, वे सभी योजनाएं गरीबों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनी हैं। तो SDG अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें सराहनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। CM पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और संस्थाओं को सम्मानित किया, शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा गरीबों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं चलाई जा रही है और मुझसे बहुत संस्थाएं सहयोग करती हैं। SDG अचीवर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया देहरादून में। कई सराहनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। CM पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। गरीबों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं चलाई जा रही है, CM ने कहा, और कहा कि इनमें बहुत सी संस्थाओं का भी योगदान होता है जिससे कि अच्छा कार्य हो सके। क्रम में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी संस्थाएं, सभी SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले और यहाँ उपस्थित मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले, समाज जीवन में अपना योगदान देने वाले, सच में आप जैसे सभी महानुभावों से मिलकर हमेशा एक नई ऊर्जा का, नए उत्साह का संचार होता है। ये हमको भी ऊर्जा प्रदान करता है। मुझे गर्व है कि हमारे राज्य के युवा, किसान, उद्यमी, पर्यावरणविद, शिक्षक और समाज सेवी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, सतत विकास शब्द से ही परिलक्षित होता है कि ऐसा विकास जो सतत हो, अर्थात निरंतर हो, अनवरत रूप से, जो कभी न रुकने वाला, सदा चलने वाला। और क्योंकि निरंतर विकास के द्वारा ही हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संतुलित विकास को सुनिश्चित करता है। विश्व टीबी दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री धर्म सिंह रावत पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि 2025 तक पूरा देश टीबी मुक्त हो। इस मुहिम को लेकर राज्य सरकार ने भी टीबी मुक्त की दिशा में विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं। उन्होंने कहा है कि इसी श्रृंखला में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने एक टीबी मरीज गोद लिए हैं, जिसके फलस्वरूप अभी तक 5000 से ज्यादा राजस्व गांव टीबी मुक्त हो चुके हैं। बताया कि अभियान के तहत हर मरीज का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें टीबी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उन्हें दवाइयां मुफ्त में दी जा रही है और पौष्टिक आहार के लिए 1000 रुपए की धनराशि भी दी जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का आग्रह है पूरे देश से और पूरे प्रदेशों से कि 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करना है। हमारे प्रदेश में हमारे महामहिम राज्यपाल जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब लोगों ने एक 2 टीबी के मरीज गोद ले रखे। हमारा प्रदेश जो है अभी तक 5000 से ज़्यादा राजस्व गाँव को टीबी मुक्त कर चुका है और हमारा प्रयास ये है कि हम आजकल पूरे प्रदेश में एक मरीज की जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जिस पे भी लक्षण पाए जा रहे हैं उनको दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं और सरकार की तरफ से पर मरीज जो है 1000 रुपये भी पौष्टिक आहार के रूप में दिया जा रहा है।
कर्नाटक आरक्षण मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मुस्लिम आरक्षण के लिए संवैधानिक बदलाव संबंधित कथित टिप्पणी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। दरअसल कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया गया है। इसे लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा का कहना है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है। राज्यसभा में भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से सफाई की मांग की है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही आज राज्यसभा में कर्नाटक आरक्षण मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया गया है। इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण की धज्जियां उड़ाई है। तो कर्नाटक विधानसभा में टेंडरों में मुस्लिम आरक्षण देने पर राज्यसभा में ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। आपको बता दें कर्नाटक सरकार ने बिल पास किया है जिसमें पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि हमारे नोटिस में यह अहम मामला आया है कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने बयान दिया है कि वो संविधान में संशोधन करेंगे जिससे कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया जा सके। ये बयान संविधान पर हमला है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष इस पर स्पष्टता दें। इस मामले पर संसद में आगे भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। ऑपोजिशन ने जो बात कही है वो सरासर झूठ और गलत है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही, कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। 4% का ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। उपसभापति जी, ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। सरदार पटेल ने और अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। इन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में पहले तो इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। और इन्होंने बैकडोर एंट्री क्या की है? बैकडोर एंट्री ये की है कि माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी काम, कुछ प्रयास इन्होंने किया। इतिहास इस बात का गवाह है। और अभी भी मेरे वक्तव्य के बाद डीके शिवकुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। देयर इज नो रिपेंटेंस। और बदलने का क्या काम है? बदलने का काम यह है, सरकारी नौकरी तो छोड़ो, अब ठेकेदारी में भी रिजर्वेशन होगा, ठेकेदारी में। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर इतनी छटपटा गई है, इतनी बौखला गई है कि ये अपना विवेक भी खो बैठे हैं। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा पर तीखा हमला किया है। फडणवीस ने कहा कि कामरा जिस संविधान के प्रति दिखा रहे हैं उसे उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। सीएम ने कहा कि संविधान में आजादी का जिक्र है लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता पर चोट करने की मनाही भी है। तो कुणाल कामरा पर बरसे सीएम फडणवीस, संविधान पढ़ा नहीं, दूसरों की आजादी पर बात करते हैं। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को
अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार इसी के साथ सोशल मीडिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।